अब लेट अस कंटिन्यू विद द प्रश्न। जी सर। तो अब हम देख रहे हो कई बार ये प्रश्न नॉर्मली आते रहते हैं। मैं इसमें से कुछ श्लोक लिया हूँ, कुछ मुझे लगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। उसकी जरूरत भी इसलिए नहीं है कि इसमें से हमको उसका तत्व समझ आता है। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो कुछ चीजें बड़े बड़ी क्लियर होती जाती है। जैसा आगमने पृच्छायाम लग्नेशे लग्न मध्य संस्थेन कृतमुतशिले समेति ही सुखम अस्त तुरीय कष्टात्। तो भाई ये वापस आएगा कि नहीं, कोई प्रवासी गया हुआ होगा तो वगैरह जो प्रश्न रहता है कई बार, क्योंकि कोई उसकी खबर आजकल के जमाने में कम है, क्योंकि एक तो मोबाइल है जिसे हमारे आध्यात्मिक गुरु कर्ण पिशाचिनी बोलते हैं, तो वो बता देता है कौन कहाँ है। पर कभी कभी कांटेक्ट नहीं होता तो संभ्रम की स्थिति आ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि लग्नेश का लग्नस्थ या दशमस्थ जो ग्रह है। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने सहसा देखा कि कार्येश और लग्नेश और इनका बुधशील योग की बात चल रही है। यहाँ पर लग्न में जो ग्रह है वो भी उसका कुछ न कुछ परिणाम दे सकता है, इसलिए बोलते हैं कि लग्नेश का सर आप लग्नस्थ स्क्रीन या शेयर। Sir, आवाज आ रही, आवाज have आ you रही। shared your PPT, sir? Am I स्क्रीन not? शेयर। I No, thought not you. yet. Oh, sorry, sorry, extremely sorry. और ये तो गड़बड़ हम करते ही रहते हैं। एक मिनट बेटा, लेट मी सी, कहाँ गए? आ, वो नीचे का मैंने क्लिक ही नहीं किया ना, शेयर लिखा हुआ। देखो, उम्र के साथ ऐसा होते जाता है। होना भी चाहिए ऐसा। के हमारी साथ होता है सर। हमारी माता बोलती है तो जितना भूलेगा उतना अच्छा है करके, तो याद आते रहता है। तो अब ये हम जाएंगे। अभी दिख रहा है सर। हाँ, नहीं अब आ गया। मैंने ना शेयर करना भूल गया बेटा। मुझे दिख रहा था तो मैंने बोलना चालू कर दिया एज यूजुअल। तो यहाँ पर देखिए कि सहसा लग्नेश और कार्येश, मैं बोलता हूँ कई बार मैं उसको ज्यादा महत्व देता हूँ, पर यहाँ पे हमें और एक बता रहे हैं कि नहीं, केवल लग्नेश और कार्येश ही नहीं, वो जो कार्यस्थल है या जिससे संबंध कुछ आ रहा है उसमें स्थित ग्रह से भी यदि मुथशील योग होता है, मतलब अप्लाइंग एस्पेक्ट होता है, तो अच्छे फल होते हैं। तो लग्नेश का लग्नस्थ या दशमस्थ ग्रह से यदि मुथशील योग होगा, यानी 1 डिग्री के अंदर होगा, ऑब्वियसली ज्यादा अंतर होगा पर दीप्तांश में होगा तो वो आगे जाके होने वाला, तो वो सकुशल आगमन होता है। परंतु लग्नेश स्वयं चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में बैठे, सप्तमस्थ होकर सप्तमेश से मुझसे करे तो कष्ट से आता है। अब हम देखेंगे ये सब जगह ये एक्सट्रीम चलते रहती है कि साधारणतः जो पुच्छक है उसके लिए लग्न भाव और दशम भाव का संबंध जब भी वहां कुछ अच्छा होते रहता है, तो उसको जो भी प्रश्न होगा उस बारे में कुछ अच्छे परिणाम मिलते रहते हैं। और जब वो चतुर्थ और सप्तम से और सप्तमेश से संबंध आता है तो कुछ न कुछ निगेटिव रहता है। ये आपने अभी तक मार्क किया होगा, तो जितने भी जहां पर भी ऐसे आ रहे हैं कि दो लोगों की इंटरेक्शन है या दो, एक कर्म और कर्म करने वाले की इंटरेक्शन है, तो वहां से सहसा लग्न और दशम का संबंध, वहां पर अच्छे ग्रह होना वगैरह का संबंध अच्छा हो या नहीं का होता है। ऑफकोर्स सप्तम में भी होगा यदि प्रवास की बात होगी तो, पर एक सहसा हम उसको ध्यान में आ रहा है मेरे ख्याल से, उसका कारण कि लग्न जो है वो उच्चक है, वो उसका कर्म दशम भाव है। और यहाँ उसका जो भी अपोनेंट है, जो भी उसका प्रतिस्पर्धी है या जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है, उसका कर्म चतुर्थ है, सप्तम से दशम आता है वो। ये कारण हो सकता है, क्योंकि प्रश्न कभी कभी कुछ भी आते हैं ना, प्रश्न को ऐसा कोई, मैं तो जहां तक के हो सके उस जमाने में जितने भी प्रश्न आते थे उन्हीं का लिया है। वो नौका गई हुई वापस आएगी कि नहीं, ऐसा भी प्रश्न है वहां पर भी, उसको मैंने यहाँ लिया नहीं क्योंकि आजकल कोई नौका जाति का पूछता नहीं है। परंतु वहां पर भी इसी प्रिंसिपल को आपको वो उसी का अनुकरण करते हुए या उसी की तरफ हमें इशारा करते हुए दिखे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार इतने सब श्लोक तो ख्याल में रहते नहीं है, पर हमें यदि तत्व समझ आए तो फिर बहुत आसान तो नहीं पर थोड़ा बहुत सहज हो ही जाता है। अब फिर बोलते हैं, स्थानात चलित प्रश्न लग्न पथो सहज नवम गृह संस्थे। तृतीय और नवम की बात हो रही है कि यदि वो ये निकल गया है या नहीं निकला है, रास्ते में है, क्या है, ऐसा यदि पूछना होगा तो ऐसा प्रश्न यदि होता है, ये सहसा
ये बच्चे बच्चे जाते हैं तो माता पिता पूछते रहते हैं ऐसे प्रश्न। तो तृतीय भाव और नवम भाव, हमने शायद पहले बोला भी है कि सहसा प्रश्न में तृतीय भाव से छोटे प्रवास और नवम भाव से जरा ज्यादा प्रवास ऐसा देखा जाता है। तो वो बोलते कि लग्नस्थे न मुतशिले पंथा न वही तो पथ हो गया। तो भाई इसमें यदि लग्नेश या लग्नस्थ ग्रह से तृतीय भाव के जो अधिपति वगैरह है या उनमें जो स्थित ग्रह है, कभी भी अधिपति और ग्रह ये दोनों करीबन सही के आते हैं, आपको ख्याल में आएगा कहीं ना कहीं। तो किसी न किसी श्लोक में आ जाएगा, जैसा हम इसके पहले के श्लोक में देख ही रहे थे कि चतुर्थ समय रहने वाले ग्रह से ये करते हैं। तो इनका यदि इत्थशाल होगा तो वो निकल पड़ा। यहाँ मुतशिल नहीं बोला हुआ, मतलब इसको दीप्तांश में है पर 1 डिग्री में नहीं है। 1 डिग्री में आया तो वो पहुंच ही गया ना, मुतशिल योग हो गया तो आगमन हो ही गया, आ ही गया। इस प्रकार से ये रास्ते में है कि नहीं ये पूछ रहा है, ये चलता हुआ है कि नहीं ये पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये आगे जाके आए। तो इसमें केवल सूक्ष्म फर्क है। तत्व फिर से वही है कि लगने से या लग्नस्थ ग्रह से, यहाँ पे हमको बार बार वो ख्याल में आ रहा है कि क्या हो रहा है ना। ये 2 श्लोक इसलिए महत्व के हैं कि क्या यदि समझो लग्नेश का नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा। तो हो सकता है कि लग्नस्थ ग्रह का भी दशमस्थ से इत्तेशाल होते हुए आगे जाके वो चीज हो सकती है। इसे एक बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि इस प्रकार से बोला नहीं गया पर उसकी तरफ इशारा बहुत बार किया गया है। अब हम आगे जाएंगे तो रंध्रेथ धने तस्मिन् आकाशस्थेन मुथशिले अपि एवं केंद्र स्थिते इत्थशाले लग्नेक्षण वर्जमेति न कदापि। लग्नेश अष्टम भाव में या धन स्थान में स्थित होगा और दशमस्थ ग्रह से इत्थशाल करता होगा तो पथिक रास्ते में है। कारण आपको समझ में आता है क्योंकि वो आगे जाके नवम भाव में या तृतीय भाव में जाने है ना। आपके पास आएगा कि नहीं इसका जो उदाहरण ले रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि इत्तेशाल कर रहा है, मतलब वो दीप्तांश में है। इसका मतलब लग्नेश ये आखिरी आखिरी क्या अंशों में है ना। और दशमस्थ ग्रह जो है उससे वो है तो वो उसके दीप्तांश में है। पर ये आखिरी आखिरी के ग्रह में होने से तो वो 1 2 3 है ना, उसकी उसकी दृष्टि भी पड़ती है वहां पर। तो हमको समझना है वो क्या हो रहा है। वो तीसरे भाव से बात कर रहे हैं। अष्टम में होगा तो भी तीसरा भाव आएगा। ये तो दोनों तरफ शुभ दृष्टि जाएगी उसकी। परंतु फिर इसमें उन्होंने कुछ बीच में डाला है, क्या डाला कि अष्टमस्थ या धनस्थ स्थित लग्न केंद्रस्थ ग्रह से इत्थशाली दिखा है, परंतु लग्न पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो तो पथिक वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये उसके आगे का हो गया है ना। तीसरा भाव और नवम भाव के आगे में जाके केंद्र आते हैं। तो आप समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो केंद्र की दृष्टि हम सहसा उसे रिपु दृष्टि, शत्रु दृष्टि इस प्रकार से कहते हैं। तो मतलब कुछ तो कुछ उसमें बाधा आ रही है, इसी अर्थ से इसे लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो कभी वापस नहीं आएगा, हो सकता है आगे आएगा। या हो सकता है ऐसी स्थिति में लग्नेश होगा कि वो कुछ दिन के बाद में इत्थशाल योग करना चालू कर दे, शुभ दृष्टि चालू कर दे। इसे ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी एकदम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे माफ कर दिए, कई बार मैंने देखा है कि निगेटिव बहुत जल्दी हम बताने की कोशिश करते हैं। तो भाई एक पॉजिटिविटी भी वहां है क्या देखना शायद अ, अच्छा रहेगा अपने शास्त्र की दृष्टि से। ऐसे भी तकलीफ वालों को कुछ न कुछ राहत दिलाने के लिए यह शास्त्र का इजाद हुआ, ऐसा कहते हैं। तो आगे फिर आपको दिखेगा कि वक्र या अस्त आया तो क्या होता है, वो पहले भी हम एक बार बात कर चुके हैं। लग्नादि पता वो वक्र है। लग्नम पश्यत अमुत्र चंद्रमा वक्र का मुतशिले सती समेति पार्षद सुतम। लग्नेश वक्र हो या चंद्र खुद लग्न भाव में, यहाँ पे देखिए लग्नेश और चंद्र को इकट्ठ करीबन एक लेवल पे लिया है। पहले भी मेरे ख्याल से पिछले वक्त भी मैंने बोला था, उसे ध्यान रखना। और किसी वक्र ग्रह से यदि मुतशिल करता होगा तो पथिक वापस आ जाएगा, क्योंकि वक्र होने से वो फिर से अपने पुराने स्थिति में आ रहा है, ये उसका अर्थ आ रहा है उसमें, है ना।
तो इस प्रकार होगा तो वो जरूर वापस आ जाएगा। एक एक अंश में ही है, वो आने में ही है। सुखपूर्वक वापस आता है, ऐसा कहा गया, क्योंकि चंद्र शुभ ग्रह है। और लग्नाधिपति को सहसा शुभ ही समझा जाता है। वो कोई भी वो क्रूर ग्रह होगा, मैं सहसा पाप नहीं बोलता, आपको मालूम है। तो भी यदि लग्नाधिपति है तो वो शुभ प्रमाण करता है। तो वो गया हुआ है, वो वापस आ रहा है, वक्र है ना, तो वापस आ रहा है, इस अर्थ में उसको लिया हुआ है। तो मैं इसलिए बोलूँ कि है तो लंबा चौड़ा काफी प्रश्न तंत्र, तो बहुत देर चलेगा, पर वो तत्व यदि ख्याल में आ गया तो हमको वहां कॉमनैलिटी दिखना चालू हो जाती है। और कॉमनैलिटी दिखने के बाद में प्रश्न कुछ भी होगा तो हम थोड़ा बहुत सही के पास बोल सकते हैं। वो इमरजेंसी में कर, मेरा वैयक्तिक मत मैंने बता दिया है कि सहसा तो जन्म लग्न कुंडली को देख लेना चाहिए, पर उसके साथ इसका प्रयोग कभी कभी करना अच्छा भी रहता है। अब बोलते हैं अंत्य स्थित लग्न पतो शशिना कुतुम सुशीले द्युतम उपैति। 12वें में अंत अंत भाव है, 12वां आपको पता है। अब लग्नेश यदि द्वादश भाव में हो और चंद्र से इत्थशाल कर, तो पथिक शीघ्र ही वापस आता है। चंद्र ये द्रुत गति, उसको चर ग्रह भी कहा गया है, आपको यदि याद होगा तो। मुझे जो याद है कि जातक पारिजात में चर ग्रह किसको कहते हैं, क्योंकि एक एक योग है जिसमें चर ग्रह बोला गया है। चर राशि चर ग्रह आदि है, तो वहां पे जातक पारिजात में वैद्यनाथ ने बहुत बिल्कुल सुस्पष्ट कहा है कि चंद्र जो है वो चर ग्रह है। सूर्य जो है ये तीक्ष्ण ग्रह है, वगैरह वगैरह, उन्होंने अलग अलग ग्रहों की डेफिनेशन बताई है। तो ये कोई भी कृति होना, इसमें चंद्र का बहुत भाग आता है। और बुद्धशील है, इनका यदि बुद्धशील योग हो रहा होगा तो बड़े शीघ्र गति से चंद्र मिल जाएगा उसको। लग्नाधिपति को द्वादश भाव में है, द्वादश भाव बाहर गया होगा, समझ से आपको पता है। वो फिर से वही आएगा, कोई मूल सिद्धांत से बहुत दूर नहीं जाता। और प्रश्न तंत्र, प्रश्न तंत्र, प्रश्न मार्ग में भी आपको देखा होगा कि लग्न और प्रश्न कुंडली को करीबन सरीखा दर्जा दिया है। एग्जैक्टली सरीखा नहीं, पर एक को बोला है कि पूर्व कर्म से और दूसरे को बोला है कि इसके निजी कर्म से, इतना ही फर्क दिया है। लग्नाद्वापि चतुर्थात् शुभात् द्वितीय तृतीय का वापि कथयति नष्ट लाभ प्रवासिष्ठ आगम त्वरित। अब जैसा मैं बोल रहा था कि बहुत जगह इनको सिमिलर पकड़ा गया है, तो नष्ट धन को यहाँ आपको ख्याल में आएगा कि प्रवासी का जाना और वापस आना, और नष्ट धन धन जाना और वो वापस मिलना, इनको फिर से एक ही लेवल पे लिया गया है, एक ही प्रकार के उसके लिए योग दिए हैं। ये मैं इसलिए जानबूझ के उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि अ, जो पहले बार कई बार प्रश्न तंत्र की तरफ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये हजारों से श्लोक है, ये हमें याद रहेंगे कि नहीं। तो इस प्रकार से सोचना शुरू करने के बाद शायद उसका फायदा हो सके। तो बोलते हैं लग्न भाव से, चतुर्थ भाव से, या शुभ शुभ किसी भी शुभ ग्रह से द्वितीय तृतीय भाव में शुभ ग्रह स्थित हो। तो वो क्या बोलते हैं, कथयति बताते हैं कि भाई यदि कोई नष्ट धन हो गया है तो उसका लाभ हो जाएगा, मतलब गया हुआ धन वापस आएगा, या गया हुआ जो प्रवासी है वो वापस आएगा। तो परदेशस्थ बोला है, क्योंकि प्रवासी उस जमाने में परदेश, वो तो परदेश का मतलब फॉरेन कंट्री जरूरी नहीं है, कोई भी आप क्या बोलते हैं उसको, स्टेट बोल सकते हैं आप, कोई भी राज्य से दूसरा राज्य, कोई भी गांव से दूसरा गांव, हर गांव अलग अलग प्रकार का होता है। जिस वक्त ये लिखा गया तो जनपद थे, और वो बहुत हजारों से थे हिंदुस्तान में, इसे ध्यान में रखे। तो भाई परदेश ही जाएगा तभी ये एप्लीकेबल, ऐसा फिर कुछ नहीं। परदेश यानी डिफरेंट कल्चर में कहीं गया है, वहां गया है जहां से शायद जल्दी कोई वार्ता आ नहीं सकती, इसकी बात कर रहा है। तो आपको ये पता है, पर अब आपको मेरा स्वभाव भी मालूम हो गया है कि कोई चीज को दोहराते रहता हूँ। हम आगे जाते हैं। अब ग्रह षष्ठे तो या मित्रे, षष्ठ भाव है या सप्तम भाव है, वाचस्पति कंटके स्थित, पथिका गमन ब्रूते स्थिते ध्येवा त्रिकोण। षष्ठ भाव में या सप्तम भाव में यदि ग्रह हो और गुरु केंद्र में,
या षष्ठ और सप्तम में कोई न कोई ग्रह होके बुध या शुक्र, शुभ ग्रह त्रिकोणस्थ होंगे, तो जो प्रवासी बाहर गया है वो वापस आ सकता है। इसका ही प्रयोग हम नष्टधन में भी कर सकते हैं। उन्होंने स्पेसिफिक लिखा नहीं, तो भी इसके पहले के श्लोक से आपको ख्याल में आ रहा है वो क्या हो रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे कि तो वो षष्ठ भाव से सप्तम भाव में जाएगा, उसको अब आगे जाएंगे तो शायद पहले हो भी गया होगा कि यदि वो धन गया होगा तो वो कहाँ गया होगा, किसके पास होगा वगैरह। तो गुरु केंद्र में होने से बहुत सारे जो आपत्ति है वो दूर हो जाती है, ऐसा हमको पाराशर जी ने भी बताया। अरिष्टाध्याय में यदि आप देखोगे तो आपको याद होगा कि गुरु या शुक्र यदि केंद्र में होंगे तो कितना भी अरिष्ट आए तो वो दूर हो जाता है, ऐसा बोलते हैं, इसी का संबंध है। और बुध और शुक्र त्रिकोण में होंगे तो नेचुरली लग्न पे और सप्तम भाव पे, दोनों पर भी वो शुभ दृष्टि डालेंगे, है ना? तो सप्तम भाव तो प्रवास का है, और लग्न तो जो पृच्छक है या जिसके बारे में पूछा गया वो है, तो वहां शुभ प्रभाव आएगा। तो नैसर्गिक है कि वो वापस आएगा, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है कि क्यों नहीं आया, तो वो तो संभ्रम की स्थिति होती है। कई बार ऋणात्मक विचार भी रहते हैं कि भाई अभी तक क्यों नहीं आया, बीमार तो नहीं हो गया, आदि आदि। तो उसी की तरफ इशारा कर रहा है, ये मन की ही बात चल रही है कंटिन्यूअस। और इसलिए वाचस्पति कंठ के स्थित हो रहा है, तो वहां होके वो भले ही शत्रु दृष्टि से लगना और सप्तम को देखे, परंतु वो शुभ ग्रह है, इसे न भूलना। नहीं तो कई बार वो जो शत्रु दृष्टि और मित्र दृष्टि में भी हम गड़बड़ करते हैं, कम से कम मैं करता था। तो इसीलिए शायद वो श्लोक दिया होगा प्रश्न तंत्र के रचयिता ने। आगे बोल रहा है कि पृष्ठोदय पाप दृष्टे शुभ दृग वर्जिते बुध लग्ना षष्ठे यदा पापा या तो निधनम बधे। लग्न में बुध स्थित हो, उसमें शुभ दृष्टि न हो, उसमें पाप दृष्टि भी हो, और वो पृष्ठोदय राशि में, ये पृष्ठोदय राशि में रहना लग्न का कई बार निगेटिव इंडिकेट करता है। कौन सी है आपको मालूम है? मैं जैसा याद रखता हूँ, 5, 6, 7, 8, 3 और 11, इनको पृष्ठोदय राशि बोलते हैं। बराबर है ना? शायद नहीं, वो शीर्षो, सॉरी एक्सट्रीम, सॉरी एक्सट्रीम, सॉरी द रिवर्स, वो शीर्षोदय राशि है, वहाँ अच्छा समझा था। तो ये छोड़ के जो है 1, 2 वगैरह, 1, 2, 9, है ना, 4, 12 तो उभय उदय राशि है ना, 10 ये सब पृष्ठोदय है। ये उल्टी चलती है, ये यदि राशि होगी और पाप दृष्ट हो, शुभ दृष्ट नहीं होगी, क्योंकि केवल पाप दृष्ट होने से पाप प्रभाव रहेगा ऐसा नहीं, शुभ दृष्ट आने के बाद में वो मॉडिफाई हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। और लग्न से षष्ठ भाव में भी पाप ग्रह हो, तब फिर पति की मृत्यु होती है, ऐसा कहा गया है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने दिया है, पर वो पृष्ठोदय राशि की बात कर रहे थे, पृष्ठोदय राशि की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? मैंने गलती से पहले आपको शीर्षोदय राशि बोल दी, उनको निकाल दीजिए। और 12 महीने मीन राशि को भी निकाल दीजिए, वो उभय उदय है, वो दोनों तरह से उदय होता है। तो वो राशियों में तो उभय राशि के बारे में कुछ स्पेसिफिक कहा नहीं गया, पर शीर्षोदय में सहसा रिजल्ट अच्छे आते हैं, इसी प्रकार से कहा गया है। तो उसको आप चेक कर लीजिए, मेरी गलती भी हो सकती है, अभी उम्र के हिसाब से मैं गड़बड़ कर सकता हूँ। तो इसी इसी तरह से हम आगे जाते रहे, तो यहाँ पर कुछ अलग बता रहे हैं। सहसा देखिए बुध और षष्ठ भाव बोल रहे हैं, है ना? तो इनको जब भी तकलीफ होती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। और ये दोनों भी, बुध भी षष्ठ भाव का एक प्रकार से कारक है, आपको मालूम है, ज्ञाति कारक बोलते हैं। और इधर रोग है, तो इसलिए शायद पति की मृत्यु कही होगी। क्यों, मुझे तो पता, मुझे उसका लॉजिक नहीं समझा, पर किसी को समझा तो वो जरूर बताइएगा, ताकि ये इसका जो प्रयोग है ये करना आसान हो जाए, है ना? नताशा जी, मैंने पृष्ठोदय राशि बराबर बताई क्या, कि गलती किया मैंने? बात करो, तुम्हारा म्यूट, अनम्यूट करो। सॉरी सर। हाँ, यस सर।
पृष्ठोदय यानी एक वगैरह ही था, एक दो, बराबर है ना? गलती कर दी मैंने। ठीक। वो क्योंकि भाई करते रहता हूँ, ऐसा कोई अचरज नहीं है उसको, है ना? तो मैं बोला नताशा को पूछ लेंगे, आप रिसर्च करती है ना? नहीं सर, आप इतना थैंक अरे यू वो सर। गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है बेटी, है ना? तो अब उनको क्यों पृष्ठोदय बोला गया है, वो अलग विषय है। शीर्षोदय तो मैं समझ सकता हूँ, सिंह से लेके वो सर से दिखते हैं, पर ऐसा नहीं है। नवम भाव की राशि तो उसको पृष्ठोदय बोलते हैं, नवम राशि को, सॉरी सैजिटेरियस को। तो हाँ, पर ये ख्याल में रखना कि शीर्षोदय सहसा अच्छी और पृष्ठोदय सहसा निगेटिव माना जाता है। पर अब यहाँ बस प्रश्न आता है कि पृष्ठोदय की जगह समझो ये सब कुछ है कि पाप दृष्ट है, शुभ द्रुव वर्जित है, लग्न से षष्ठ में पाप ग्रह है और शीर्षोदय राशि है, तो क्या होगा? तो शायद कुछ तकलीफ होके फिर वो ठीक ठाक हो जाएगा, यानी वो बीमार होगा पर बीमारी से निकल जाएगा, इसी अर्थ से हमको लेना पड़ेगा। फिर से बुध के समान शुभ ग्रह लग्न में स्थित हो गया और वो सभी चारों केंद्रों को अपना प्रभाव डाल रहा है, इस अर्थ से हमें शायद लेना पड़ेगा। इस पे विचार कीजिए, और कभी आपको प्रत्यक्ष में ऐसा कोई कभी प्रश्न आ गया तो उसको प्रयोग करके देखिए और सभी को बताइए, ताकि सब कुछ हम सीख सके लोग, है ना? अब आगे है, ये आपको ख्याल में आएगा, आपको बहुत कष्ट है। यदा क्रूरा तृतीयस्था देशा देशांतरम गतः चौरेण ऋतु स्वच्छ पथिक केंद्र। अब क्रूर ग्रह यदि तृतीय भाव में होके, तो जो पति कह रहे प्रवासी, वो एक देश से दूसरे देश, वो शॉर्ट ट्रैवल से हमने देखा, ये वो छोटे जो प्रवास रहते हैं, जल्दी जाना आना वाले, वो है वहां पे क्रूर ग्रह होगा। क्रूर ग्रह होगा तो वहां कुछ तकलीफ देगा, तो वो आगे पीछे होते रहेगा, इस अर्थ से। और क्रूर ग्रह यदि केंद्र में हो तो क्या होगा, ऐसा कहा गया। तो उन्होंने, उनका ऐसा कहना है कि फिर चोरों के द्वारा उसका धन जो है वो हरण हो जाएगा। स्व ये द्वितीय भाव का नाम है। स्व का अर्थ मैं खुद नहीं, स्व आपके धन को, संचित धन वगैरह को स्व कहा जाता है। तो यदि क्रूर ग्रह केंद्र में होगा, ऑब्वियसली कि वो शत्रु दृष्टि से लग्न को, सप्तम को, चतुर्थ को और दशम को देखेगा, है ना? कहीं पर भी होगा तो क्रूर होने की वजह से चोरों के तरफ से उसका धन हरण होता है। ये सब प्रवास में होता है, इस अर्थ से हमको लेना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों को भी हमको एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा कि एक क्रूर ग्रह तृतीय भाव में है और दूसरा क्रूर ग्रह, क्योंकि क्रूर ग्रह ज्यादा है, शुभ ग्रह तो ऐसे तो पूरे पूर्णता या शुभ ग्रह तो दो ही है, गुरु और शुक्र, तो बाकी के थोड़े पार्ट टाइम रहते हैं। और दूसरा कोई क्रूर ग्रह यदि केंद्र में हो तो ये होने की संभावना मुझे ज्यादा लगती है कि उसका धन हरण हो जाने की वजह से वो दूसरे ग्रह में चला जाता होगा, ये पॉसिबिलिटी है। हालांकि नीलकंठ ने ऐसा कहा नहीं है, ऐसा स्पेसिफिक कहा नहीं है, पर मुझे लगता है इसका अर्थ है ये। क्योंकि आगे आप देखोगे कि वो बोलते हैं पापे षष्ठ स्त्री लाभ हस्ते यानी त्रिषणा, कंटक हस्ते शुभ ग्रह, कि पाप ग्रह 3 6 11 में हो गए और केंद्र में यदि शुभ ग्रह हो गए तो क्या होगा? तो जब पाप ग्रह है तो तकलीफ होगी, तो शुभ ग्रह होगा तो नहीं सुखी, कि आनंद होगा। तो वो बोलते हैं प्रवासी सुखम आयाति दूरस्थो भी सुनिश्चित। वो दूर देश में भी है तो बड़े सुख से वापस आ जाता है, क्योंकि केंद्र में शुभ ग्रह आ गए हैं। तो केंद्र के शुभ ग्रह बड़ा बड़ा पता नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्या करेंगे? वो सप्तम और चतुर्थ फिर देखेंगे, अपना दशम में भी देखेंगे, भले ही वो, मुझे लगता है कि वो शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, परंतु वो शुभ ग्रह है, उसका एक्सेप्शन दिया हुआ है ना। शत्रु दृष्टि केवल कोई भी ग्रह शत्रु दृष्टि से देखता है का अर्थ वैसा नहीं होता। और पाप ग्रह षष्ठ भाव में, तृतीय भाव में और लाभ स्थान में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें वो दूर देश में होगा भी तो भी, क्योंकि पाप ग्रह है वहां पर, तो वो दूर देश में रह सकता है, तो भी प्रवासी जो है वो सुखपूर्वक होता है। आगे में जैसे आगे जाएंगे तो फिर वो नष्ट धन वगैरह भी आएगा, तो अभी तो नहीं है। अभी पुनरागमन का प्रश्न चालू है कि गया हुआ लड़का मेरा वापस नहीं आया, बच्ची वापस नहीं आई वगैरह, मित्र वापस नहीं आया, इस प्रकार से। चतुरस्रे त्रिकोणे वा पाप गृह स्थित शनि, पाप दृष्ट नियतम बंधनम,
या तुरा निषेध। शनि केंद्र या त्रिकोण में होगा या पाप राशि में स्थित होगा। अब देखिए अभी सर आपको बता ही रहे थे डिस्पोजिटर का महत्व, ये पाप राशि में बैठ गया है। पाप ग्रह के राशि में स्थित हो गया मतलब शनि का जो डिस्पोजिटर है वो पाप ग्रह है, और वो पाप दृष्ट भी है। तो परदेश पे उस जातक को बंधन होता है। शनि से बंधन होना आपको पता भी है कि बंधन में शनि का बंधन रहा तो रस्सी से बांधते हैं वगैरह सब बोला हुआ है। क्योंकि शनि दुख देता है, दर्द देता है। तो केवल त्रिकोण से है और शुभ दृष्ट है, दृष्टि शुभ है, इसका मतलब वो पाप ग्रह होगा तो कोई बहुत अच्छा करेगा ऐसा नहीं। इसको हमको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हो जाता है कि ये मित्र स्नेह दृष्टि है और ये शत्रु दृष्टि है, तो उसमें हम कभी कभी फंस जाते हैं। तो याद रखना कि वो ग्रह का स्वभाव क्या है उसे भी ध्यान में रखना। तो शनि केंद्र में रहेगा तो वो या तो लग्न पे देखेगा या सप्तम पे देखेगा या वहां बैठा होगा। आप समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है लग्न और सप्तम का, है ना। और उसमें उसका डिस्पोजिटर भी पाप ग्रह है, तो वो छोड़ के जो पाप ग्रह है वो उसके शत्रु है, आपको ये भी पता है। और फिर पाप दृष्ट भी है, तो वो बहुत ज्यादा पापत्व आ जाने से उसको परदेश में बंधन होगा ऐसा कहा गया है। आपको याद होगा शायद कि 12वें भाव के बारे में बोलते हुए 12वें भाव में क्या क्या मटेरियल ये कहते हुए जातक परिजात ने द्वादशेष वगैरह की तो बात की है, पर शनि की स्पेसिफिकली बात की है। दूरा टनई ऐसा बोला है कि दूर जाने का संबंध शनि से आता है, इस प्रकार से कहा गया है। तो ये शनि मारता नहीं है, तो बंधन दे सकता है। तो इसको हम हमारे रेगुलर हम जब जन्म कुंडली में देखते हैं उसका भी हम विचार कर सकते हैं, या तो वो दूर देश जाएगा या तो बंधन होगा, दोनों भी हो सकता है। शुभ युक्ते स्थिरे लग्ने स्थिरो बंध चरे अन्यथा सौम्य युक्ते बंध मोक्ष क्रमेण। अब यहाँ पे क्या होता है कि चर लग्न होगा, शुभ ग्रह का युक्त होगा तो क्या होगा, तो बोले इसका बंधन है ये चिरकाल चलेगा, बहुत देर चलेगा। अच्छा वो चर लग्न शुभ युक्त होगा तो क्या होगा, क्योंकि चर लगना है तो ये स्थिति बदलने वाली है, उसका आगे में कहते हुए संबंध आएगा। तो वो कुछ दिन का ही रहेगा, जल्दी ही उसमें बदलाव आ जाएगा। द्विसोमा यदि लग्न होगा तो वो शुभ युक्त होने के बाद में वो ती लिखा है ना, वो द्वितनो चाहिए। वो मेरा टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है। द्वितनो यानी दो बॉडी वाला, यानी द्विस्वभाव रखना। वो सौम्य युक्त होगा तो क्या होगा, शुभ युक्त तो है, होगा क्या, तो उसका बंधन होगा और कुछ देर के बाद में वो मुक्त होगा। तो ये तीन प्रकार के राशियों में रहने से क्या परिणाम हो सकते हैं उसकी तरफ इशारा है। कई बार यदि चर लगना आ जाता है तो हम भी बोलते हैं कि हाँ जो भी स्थिति है उसमें बदलाव तो जरूर आएगा, वो बदलाव की बात करते हैं। स्थिर है तो जो है स्थिति वैसी ही रहेगी, इसलिए उन्होंने चिरकाल बंधन बोला, पर वो शुभ ग्रह से, तो इसलिए वो उसको कोई मृत्यु वृत्यु नहीं होने वाली है, पर वो चिरकाल रहेगा, बंधन है तो बंधन में ही रहेगा इस प्रकार से। और द्विस्वभाव लग्न को प्रश्न तंत्र ने ऐसा एक जगह कहा है, यदि वो श्लोक आया तो मैं आपको दूंगा, वो याद अभी आ नहीं रहा मुझे बराबर। वो ऐसा कहते हैं कि द्विस्वभाव का पहला होरा जो है यानी पहला हाफ जो है वो स्थिर का परिणाम देता है, और दूसरा जो आधा भाग है, दूसरा होरा जो है वो चर राशि का परिणाम देता है। और इसीलिए शायद उन्होंने बोला है कि द्विस्वभाव लग्न होगा तो वो बंधन तो कुछ देर होगा, जो कि स्थिर का स्वभाव जैसा है बंधन वैसे ही रहेगा। खबर आ गई कि उसका बंधन है तो क्या होगा भाई, ऐसे प्रश्न के लिए है ना। कई बार बाहर देश जाके कोई अरेस्ट वगैरह हो जाता है, इसका क्या होगा। पर बाद में वो चरम भाग में जाता है आगे चलते हुए। आपको पता ही है कि ये प्रश्न तंत्र में ये ग्रहों का आगे आगे जाते रहना और उसके वजह से कुछ ना कुछ होना, शुभ अशुभ जो भी होगा, ये उसका इसी पे वो पूरा आधारित है। तो वो जब आधा पार कर जाता है 15 अंश, तो फिर वो चर के रिजल्ट देता है जिसमें जो स्थिति है बंधन की वो बदल जाती है, और इसलिए उसने कहा है कि वो कालांतर से मुक्ति हो।
इसका प्रयोग हम कई जगह कर सकते हैं। जैसे हमको योग दिए हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लग्नेश का समझो इससे खुशहाल होगा वगैरह, तो वो किस प्रकार से होगा या किस कालावधि में होने की संभावना है, वो भी हम लग्न का चर स्थिर या ये स्वभाव होने से उसका अंदाजा ले सकते हैं। तो ये हमको एक ज्यादा का टूल दिया है, ऐसा समझिए, है ना। ज्यादा का एक औजार दिया है आयुष्य की जो गाड़ी है उसको सुधारने के लिए। फिर बोलते हैं पापा त्रिकोण जा मित्र, जा मित्र यानी सप्तम, ऑब्वियसली विलग्न पृष्ठकोदय है। फिर से वो पृष्ठ उदय आया है, तो क्या होगा तो आपको समझ ही जाएगा। शत्रुभिर्वीक्षमाणाश्च यातुः कष्टम वदेत सुधि। विद्वान कहते हैं कि भाई पंचम नवम या सप्तम में यदि पाप ग्रह स्थित हो, पृष्ठोदय लग्न भी हो, और वो शत्रु ग्रहों से दुष्ट हो, तो फिर पथिक को कष्ट होता है, ऐसा विद्वानों ने कहा। अब समझ यहाँ सभी निगेटिव बढ़ते जा रहे हैं। एक तो पृष्ठोदय लग्न है, तो पृष्ठोदय लग्न सहसा तकलीफ होना, निगेटिव साइड दिखाता है, शत्रु ग्रहों से दुष्ट भी। और पंचम और नवम या सप्तम में पाप ग्रह स्थित हो, इसमें से एक में भी रहा तो भी होगा, क्योंकि इतने ग्रह नहीं रहते। शत्रु ग्रहों से बोला है तो शायद एक से दो का अर्थ है, एक के जगह दो ग्रह या तीन ग्रह का अर्थ है। सहसा रवि शनि और पूजा या मंगल को पाप ग्रह कहा जाता है, यानी शत्रु ग्रह कहा जाता है। पाप ग्रह तो नहीं मैं बोलता, पर एक प्रथा है इसलिए वहां पाप लिखा है। क्रूर ग्रह उन्हीं को ऐसे तो राहु और केतु भी है। बुध आपको मालूम है कि क्रूर ग्रह के साथ होगा तो वो भी वैसे फल देता है, और पक्ष बल ही रंग चंद्र भी देता है। परंतु सहसा रवि शनि पूजा को ज्यादा माना जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी, वो गुरु कर्म कर सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं मार्ग स्थान गते सौम्य, मार्ग तस्य शुभम भवे, तो यहाँ पर सप्तम भाव और लग्न भाव की बात करेंगे। क्रूरे दुख विलग्न से पापे क्लेश अभाव, शुभ ग्रह यदि सप्तम में होंगे, क्योंकि ये घूमने का भाव है, तो पथिक का प्रवास जो है वो सुखदायी होगा। और यदि लग्न या सप्तम में, क्योंकि वो एक दूसरे पे दृष्टि डालते हैं, और वो भी शत्रु दृष्टि रहेगी, आपको मालूम है। इसमें यदि पाप ग्रह होंगे तो प्रवास में क्लेश होगा, तकलीफ। ये एक कई बार मैं प्रवास को जा रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं वहां प्रॉब्लम है तो मेरा प्रवास आसानी से होगा, क्योंकि ऐसा कभी कभी हो सकता है, क्योंकि अपने यहाँ आपको मालूम है कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो उस वक्त इसका बड़ा काम आएगा कि लग्न सप्तम में शुभ है या लग्न सप्तम में क्रूर ग्रह है, ये आपको क्लेश होंगे या नहीं होंगे इसकी तरफ इशारा कर, या समझो। अब फिर आगे में आएगा ही नहीं, इसलिए है कि भाई समझो ठीक है पाप ग्रह तो है, और उसमें शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं तो क्या होंगे, तो वहां हमारे विवेक का प्रयोग करके, जैसा कि मैं हर वक्त कहता हूँ, है ना, तो दैवज्ञ ने उस हिसाब से बताना चाहिए कि थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आखिर में है ना उसके शुभ ग्रह का प्रभाव आ रहा है। आज गाड़ी मेरी स्पीड से चल रही है ऐसा लगता है, मुझे मालूम नहीं, समझेगा। हाँ, चर लगने चरा शिवाह, चलो यही आया नहीं, यहाँ नहीं आया, वो दूसरे दूसरे श्लोक में है, चर ग्रह की बात कर, वो मेरे ख्याल से पराशर जी ने कहा है। चर लगने चरा शेवा चतुर्थे चंद्रमा स्थित प्रवासी सुखम आयाति कृत कार्यश्च वेश। यदि चर लग्न होगा, क्योंकि आपको मालूम है उसकी परिस्थिति बदलती है, और चरण अवमाश या चतुर्थ भाव में खुद चंद्रमा स्थित हो गए, तो प्रवास सुखकर होगा और कार्य सिद्धि होकर पथिक वापस आएगा। क्योंकि आपको मालूम है वो केंद्र में बैठ गए तो वो चारों जगह दृष्टि तो डालेंगे, परंतु शुभ ग्रह है चंद्रमा होने से, और बदलाव उनका नेचर, उनका स्वभाव बदलाव, और चर लग्न भी है, चर अंश भी है, तो वो बहुत ज्यादा उनकी क्या कहते हैं चंचलता और एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए वो आ सकते हैं। या फिर स्वयं चंद्र चतुर्थ में ही स्थित है, वो उसके कारण भी।
और वहां से वो दशम भाव पे दिख रहे हैं। हमें मालूम है दशम भाव और चतुर्थ पे लग्न पे सहसा शुभ कुछ दृष्टि आ गई तो अ, जो पुच्छक है उसको कुछ ना कुछ अच्छा होता है। और यहाँ पर वो कोई ना कोई काम करने गया है क्योंकि सामने दशम भाव पे देख रहा है और लग्न पे देख रहा है, तो जो पुच्छक है उसको क्या लगेगा, उसके मन को, वो मन का कारक भी है, आपको पता है। तो वो क्या होगा, तो जो प्रवासी गया है बाहर कोई काम के लिए तो वो आनंद से आएगा, उसका काम भी पूरा हो जाएगा और वो घर पे लौट आएगा। मुझे लगता है वो जल्दी आएगा, ऐसा भी उसका अर्थ तो हो सकता है, वहां कहा नहीं गया, पर मुझे ऐसा लगा, क्योंकि चंद्र है वो फास्ट हो रहा है। आगे वो बोलते हैं कंटके सौम्य संयुक्त पाप ग्रह विवर्जित, केंद्र में शुभ ग्रह होना चाहिए, उनका पाप ग्रहों से संबंध न हो, मतलब दृष्टि न हो, या दृष्टि न हो से भी शायद उनके साथ युति न हो, इस अर्थ से बोला है। प्रवासी सुखम आया, निधन अस्ते सुधा। इसका ट्रांसलेशन ऐसा किया है कि केंद्र में पाप ग्रह विरहित शुभ ग्रह हो, अथवा चंद्रमा अष्टमस्थ हो, तो प्रवास सुखकर होगा और पथिक वापस आ जाएगा, ऐसा कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अथवा न होते हुए चंद्रमा भी अष्टमस्थ हो, यह अर्थ होना चाहिए, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि वो अष्टम भाव से नवम भाव में जाने वाला है, द्वितीय भाव के कुटुंब पे देखेगा, वहां से सप्तम भाव से, अष्टम भाव से, सॉरी। तो जब अष्टमेश का द्वितीय भाव से संबंध आता है तो नष्ट धन भी वापस आ जाता है, ऐसा कहीं तो भी कहा गया है ना। उसका मैं जब वो लॉजिक को यूज करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ट्रांसलेशन में अथवा के जगह चंद्रमा भी अष्टमस्थ होना चाहिए, ऐसा कहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वो इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में डाल दिया ताकि कोई संभ्रम की स्थिति न हो। और नीचे लिख भी दिया है कि मुझे ऐसा लगता है करके, है ना, ताकि ऐसा न लगे कि मूल में ऐसा ही है, नहीं। तो मूल जो ट्रांसलेशन है उसमें अथवा चंद्रमा होगा, पर वो वहाँ कहा नहीं है कहीं पर, है ना। नहीं तो वहाँ बोलते हैं, वहाँ निधन अस्ते सुधाकर, ऐसा कहा रहता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा गलत हो सकता है, मैं कोई संस्कृत पंडित नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ वो एक जगह है, अभी बंधन योग पे जगह डिस्कशंस चालू है, ग्रुप है उसमें। तो उसमें कोई बोल रहा था, शायद यहाँ से कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं भी आएगा। गमा गवो तू न स्याता, योगे दुर्धरा कृत, शुभ शुभ कृत विरोध, पापे तस्कर तो भय। यानी प्रवास के बारे में पूछा है कि क्या इसका प्रवास होगा नहीं होगा, ये परदेश जाएगा। आजकल ऐसा होता है कि बच्चा परदेश जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि वो वीजा वीसा का प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रश्न रहते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि दुर्धरा रहा, मतलब चंद्र के दोनों बाजू में ग्रह होंगे, है ना, सूर्य के दोनों बाजू में, तो उसको उभयचरी कहते हैं, ऐसा मुझे याद है। तो आप लोग, मैंने गलती बोला तो मुझे एकदम करेक्ट कर देना, क्योंकि उम्र के साथ कभी कभी विस्मरण शक्ति बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति गड़बड़ हो जाती है। तो दुर्धरा योग यदि होगा चंद्र के दोनों बाजू में यदि ग्रह होंगे, तो क्या होगा, वो नहीं जाएगा। क्योंकि चंद्र और लग्न को आपने देखा होगा, लग्नेश और चंद्र को एक ही लेवल पे देखा गया, तो चंद्र को यदि बंधन आ गया एक प्रकार से, तो ये प्रवास नहीं कर सकेगा, ऐसा कहा गया है। पर अब प्रश्न रहता है कि भाई किस कारण से नहीं होगा। तो बोलते हैं शुभ शुभ तो रोध है, यदि दोनों भी जो उसके बाजू में ग्रह है वो शुभ ग्रह होंगे, तो कोई अच्छे कारण से नहीं होगा। अच्छी कोई खबर आगे तो जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए होगा, नहीं जाएगा वो। और पाप ग्रह यदि होगा तो चोर के भय से प्रवास नहीं करेगा। अब चोर के भय का अर्थ आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, तो उसमें कुछ भी हो सकता है कि कोई निगेटिव न्यूज आ जाए, वो कौन से ग्रह है बाजू में, दोनों साइड में चंद्र के, उस पे वो आधारित होगा। पर यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लग्नेश को या चंद्र को कभी बंधन आ जाए या वहां पे गुरु ग्रह का प्रभाव आ जाए, तो सहसा प्रश्न का उत्तर ऋणात्मक जाता है ना। क्योंकि हमें कभी भी स्टैंडर्ड प्रश्न नहीं आएंगे, उसमें कुछ न कुछ वेरिएशन रहेंगे, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा विस्तार से समझा रहा हूँ, नहीं तो इतना बोलने पे आप लोगों को समझता है, ऐसा कुछ नहीं है।
आगे बोलते हैं फिर से वही स्थिर स्थिर राशि की बात आ गई। गमागमो निहि न स्यात् स्थिर राशो विलग्न, यदि लग्न में स्थिर राशि है तो ये जाएगा नहीं। आगे मैंने जो बोला जैसी है वैसी स्थिति नहीं। न रोग उपशमो नाशो द्रव्याणाच पराभव, यदि वही प्रश्न ऐसा है कि ये जाएगा कि नहीं तो नहीं जाएगा। यदि रोग हुआ ये ठीक होगा कि नहीं तो ठीक नहीं होगा, है ना, यानी स्थिर रहेगा जैसा है। मेरे द्रव्य का नाश हो गया है, मिलेगा नहीं मिलेगा। और मैं जीतूंगा क्या, तो आप नहीं जीतोगे। ऐसा उत्तर केवल स्थिर यदि लग रहा है तो भी आप दे सकते हो, पर उसको ब्लाइंडली न दीजिए। उसके साथ लग्नेश कार्येश का कुछ इत्तेसाल हो रहा है, शुभ हो रहा है, इसको देखिए। और फिर इनका हम क्या कह सकते हैं उसको, योग्य विचार कीजिए उसको। फिर से मैं विवेक बोलूंगा तो नताशा जी हंस जाएंगे, पर विवेक का प्रयोग कीजिए और फिर उत्तर दीजिए। पर स्थिर लग्न को कभी भी, स्थिर और स्थिर लग्न को पहले ही यदि आया तो स्थिर, तो थोड़ा सा सोचना कि मैं पॉजिटिव बहुत ज्यादा तो नहीं बता रही हूँ या बता रहा हूँ, है ना। ठीक है ना। तो इतना कह के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। मुझे लगा कि मेरी स्पीड आज जरा ज्यादा है ना, कभी कभी हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है हमारी। मंगल मेरे द्वितीय भाव को देखते रहता है ना, तो वो गड़बड़ करता है कभी कभी, तो स्पीड बढ़ जाती है ना सर। प्रदीप सर को तो मेरी आदत हो गई है अभी। तो कभी कभी मैं 8 लेता हूँ, कभी 7 लेता हूँ, तो करते रहता हूँ ऐसा कुछ। सबको आदत है सर, आपकी सब सुन लेते हैं आप। वो आप लोगों का प्यार है इसलिए। ये तो मुझे ऐसा कई बार लगता है मैं क्या रिपीट तो नहीं कर रहा, है ना। हमारे उम्र में रिपीट करने की आदत हो जाती है तो। नहीं, मैं इसलिए साहब इसको विस्तृत बोल रहा हूँ कि कई बार ना छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती है हमारी, या वो उत्साह हमें बताने के। तो इनको सबको ध्यान में रखें। चर लगना आ गया तो हाँ, जो है वो स्थिति बदलेगी, शायद पॉजिटिव साइड में बदलेगी। तो ये भी छोटे छोटे आपको उसमें पहले ही दिख जाते हैं। नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स सब वो सब याद रहते हैं नहीं रहते। और जैसा कि मैं आखिर में वही बता रहा, मेरा वही एक मत, वो तो कार्यश और इनका वही इत्तेसाल वगैरह ऐसा होना चाहिए, प्लस निगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो। तो इसका संतुलन रखते हुए यदि जवाब दिया तो बहुत बार मैंने देखा है कि प्रश्न का से हम बहुत नजदीक उत्तर पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि कई कई प्रश्न ऐसे रहते हैं कि केवल लग्न चार्ट से हम उसका एकदम उत्तर नहीं दे सकते। तो सर ठीक है सर, आपने किसी को कोई प्रश्न तो नहीं पूछना, अगर आपको है तो पूछ सकते हैं। हाँ, प्रश्न पूछने को कोई मना ही नहीं। इनको मालूम है कि सभी को, नए होंगे उनको नहीं पता होगा। हाँ बेटा। गर्मी बहुत है आज सर, तो इसलिए सब। हाँ, नागपुर में तो हमारे 45 डिग्री चालू है साहब। आपके यहाँ का टेम्परेचर तो हमको ठंडा है ऐसा लगेगा। हम नागपुर में बैठे ना, हमारे यहाँ 2 ही सीजन है, या तो गर्मी है या ज्यादा गर्मी है। तीसरा सीजन नहीं है कुछ जी सर। हमारे गाँव में। तो आज 45 डिग्री है, पर उसके आदी हो जाते हैं, आदी हो जी जाते हैं। सर। दिल्ली में पर लू की तकलीफ होती है सर, मुझे हाँ ऐसा याद है। जी सर। हमारे यहाँ लू नहीं चलती। कोई पूछ रहा होगा तो जरूर पूछिए, निसंकोच पूछिएगा, मुझे जितना समझेगा उतना बताओ। जी सर ठीक है सर, मैं कल से कुछ है चलो नहीं। गुड। तो हम हमारे जवान को लगाम देते हैं, ऐसा हिंदी का डायलॉग है वो, मुझे बहुत ही, मेरे को बहुत हंसी आती रहती है इसका, उसको मालूम नहीं क्यों, जी शायद उम्र की वजह से ऐसा होता है ना, ओवर द टॉप डायलॉग को मजा आती है। तो चले, टेक यू लीव। राइट Thank सर। you. Thank you, sir. तो थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते, माय प्लेजर।